प्रिय साथियों, प्रिय मित्रों, आत्मीय आदर आभार अभिनंदन नमस्कार। मैं गुलेंद्र पटेल काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बीए द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। आज अपने दिव्यांग एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थी साथियों के लिए डॉक्टर जयशंकर मिश्र की पुस्तक प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास से समाज के जीवन स्तर का आर्थिक आधार वार्ता, समाज के जीवन स्तर का आर्थिक आधार वार्ता, पृष्ठ संख्या 552 से पृष्ठ संख्या 644 के अंतर्गत हम लोगों ने 3 वीडियो रिकॉर्डिंग किए हुए हैं। 552 से लेकर 644 के बीच हम लोगों ने 634 तक पहुंच गए था, मतलब 634 तक हम लोगों ने अध्ययन किया था। चलिए पृष्ठ संख्या 634 पर आते हैं। माप, तौल और मूल्य, यहां से स्टार्ट करते हैं। माप, तौल और मूल्य, माप, तौल और मूल्य, माप, तौल और मूल्य। प्राचीन काल से क्रय विक्रय की वस्तुएं निश्चित माप के अनुसार तौली जाती थी और तत्पश्चात उसके निर्धारित मूल्य ग्रहण किए जाते थे। वैदिक युग में सुनिश्चित आधार पर तौल की व्यवस्था की गई थी, तौल की व्यवस्था थी। ऋग्वेद से विदित होता है कि वस्तुओं का भाव ताव करने के बाद सौदा पक्का किया जाता तथा उसका उनका मूल्य चुकाया जाता था। उत्तर वैदिक काल में भी वस्तुओं की सुनिश्चित माप और तौल होती थी। संहिता और ब्राह्मण ग्रंथों से इस पर प्रकाश पड़ता है। अष्टाप्रूढ़, संभवतः अष्टाप्रुष 8 बुंदकियों से चिन्हित रहता था। 100 रत्ती की तौल को सतमान कहा जाता था। तूला शब्द का भी व्यवहार उस युग में हो चुका था। पाणिनि ने माप और तौल का विस्तार से वर्णन किया है। उसने परिणाम तूला मतलब तराजू, मास मतलब 1 सिक्के के बराबर, निष्पाव मतलब स्वर्ण आदि तौलने का सूक्ष्म बटकरा, साड़ मतलब 20 रत्ती के बराबर, बिस्त सतमान, आढ़क, आचित, पुरुष आदि का उल्लेख किया है। पाणिनि के काल तक करसापड़, निष्क, पड़, पाद, मासा, साड़ आदि अनेक सिक्के प्रचलित हो चुके थे जो विभिन्न वस्तुओं के मूल्य के रूप में प्रदान किए जाते थे। समाज में वस्तु की सही तौल आवश्यक मानी गई थी, जिसकी व्यवस्था राजा करता था। कूट तूला का प्रयोग करके छल करने वाला व्यक्ति श्राद्ध में बुलाने योग्य नहीं माना जाता था। महात्मा बुद्ध के अनुसार यदि कोई कम तौल से धोखा देकर धन अर्जित करता है तो वह मिथ्या आजीव के समान था। तूला से ही वस्तुओं की सही तौल हो पाती थी। बौद्ध युग में वस्तुओं की तौल के लिए मूलाधार भी हुआ करते थे। उस युग में निक मतलब निष्क, सुवर्ण मतलब सुवर्ण, हिरण्य मतलब हिरण्य, धरण, कहापड़, करसापड़ जिसे कहते हैं, पड़, कंस आदि अनेक सिक्के एक निश्चित माप के मूल्य के रूप में प्रचलित थे। उस युग में आधे चौथाई आदि मूल्य के भी सिक्के चलते थे। कौटिल्य ने तौल और माप की सविस्तार चर्चा की है। उसके अनुसार तौल का माप बटकरे लोहे की बनती थी अथवा मगध और मेकल से प्राप्त पत्थर की बनाई जाती थी। शंख जैसी वस्तु के भी बटकरे बनते थे जिन पर पानी या लेप को कोई असर नहीं होता था। पत्थर श्रेणी के कांटे का आयाम 6 अंगुल होता था और द्वितीय श्रेणी के कांटे का 8 अंगुल। सभी कांटों में दोनों ओर तुलने वाला समान और बाट एक साथ रखने के लिए सिक्का मतलब सिक्कहर
जैसे दो पलड़े बने रहते थे। अर्थशास्त्र में 16 प्रकार के तराजुओं का उल्लेख हुआ है जो विभिन्न भिन्न वस्तुओं को तौलने में पृथक पृथक रूप से प्रयुक्त होते थे। पर्ण, अर्धपर्ण, पादिक, चौथाई, मासक, अर्धमासक, काकड़ी तथा अर्धकाकड़ी जैसे सिक्कों का संदर्भ अर्थशास्त्र में मिलता है। मनु ने लिखा है कि तुलामान, प्रतिमान और तराजू को राजा अच्छी तरह जांच कर परीक्षा करे तथा प्रति 6 मास पर उनकी जांच कराता रहे। याज्ञवल्क्य ने भी तौल और माप पर राज का सतत दृष्टि रखने की सलाह दी। स्मृतियों में अनेक प्रकार की मापों का उल्लेख हुआ है जिनमें सरपड़ा मतलब सपा, मध्ययो, कृष्णल, मासा, सुवर्ण आदि प्रमुख हैं। गुप्त युग में अनेक प्रकार की मुद्राओं का प्रचलन था। ये मुद्राएं स्वर्ण, रजत और ताम्र धातुओं की थी। वस्तुओं के क्रय विक्रय में उन मुद्राओं का पूर्णतः उपयोग होता था। फासेन के विवरण से मतलब फाहियान के चीनी यात्री जो था, फासेन के विवरण से पता चलता है कि उस युग में साधारण वस्तुएं कौड़ियों के माध्यम से खरीदी जा सकती थी। वस्तुओं का उचित मूल्य लेना श्रेष्ठकर माना जाता था। कत्यायन का कथन है कि अनुचित रूप से बेचा गया माल और साल में भी लौटाया जा सकता था। जो अनुचित रूप से माल बेचा गया उसे साल भर के बाद भी लौटाया जा सकता था, ऐसा कत्यायन का कहना है। अधिकृत रूप से बेची गई वस्तु लौटाई जा सकती थी। याज्ञवल्क्य का भी यही विचार था। अगर विकृत वस्तु का अवैध होना प्रमाणित हो जाए तो वह विक्रय करने वालों को लौटा दी जाए। स्वानच्वांग मतलब वेंत्सांग, स्वानच्वांग ने हर्ष के समय के विनिमय के साधनों का उल्लेख किया है। उसके अनुसार सोने या चांदी के सिक्के या कौड़ियां आदि विनिमय के साधन थे। नेपाल के विनिमय का माध्यम तांबा की मुद्रे थी। कंगोद राज्य में कौड़ियों और मोतियों से वस्तुएं क्रय की जाती थी। पूर्व मध्य युग में सिक्कों के लिए ड्रम शब्द का प्रयोग किया जाता था। इन सिक्कों के प्रकार इनके राजवंशों के नाम पर स्थिर होते थे। हेमचंद्र के अनुसार वजन और सांख्य को निश्चित करने का नाम मान था, जो 2 प्रकार का होता था, संख्या और परिमाण। संख्या और परिमाण। कभी कभी वस्तुओं की अदला बदली करके भी वस्तुएं दूसरी वस्तुएं प्राप्त की जा सकती थी। हेमचंद्र के समय जौ की अपेक्षा मट्ठे का मूल्य आधा था। 1 सिर जौ देने पर 2 सिर मट्ठा प्राप्त होता था। यही मट्ठे के परिवर्तन का आधार मूल्य था। उस युग में प्रायः 3 प्रकार की मुद्राएं प्रचलित थी, पड़िक, मयंक और सामरक। पड़िक मतलब पर्ण को अभिव्यक्त करता था। उस युग में सोने, चांदी, तांबे आदि विभिन्न धातुओं की मुद्राएं विनिमय में प्रयुक्त की जाती थीं। शुल्क राज्य की ओर से व्यापारियों की वस्तुओं पर लगाया जाने वाला कर शुल्क कहा जाता था। पानी के अनुसार जितना शुल्क माल पर पड़ता था उसके आधार पर व्यवहारों में माल का नाम पड़ जाता था। जैसे पंचक से तात्पर्य उस माल से था जिस पर 5 करसापड़ चुंगी लगी हो। चुंगी अर्थात कर। इसी प्रकार सप्तक और सहस्त्रक आदि चुंगी घर अथवा चुंगी के कार्यालय को शुल्कशाला कहा जाता था तथा वहां से प्राप्त होने वाली आय को सौल कसालिक, जिस वस्तु पर आधे करसापड़ अथवा 18 चुंगी लगी
लगती थी, अठन्नी चुंगी लगती थी, उसे अधिक या भागी कहा जाता था। वैसे अर्ध और भाग शब्द का अर्थ आधा करसापड़ या अठन्नी होता था। अगर देखा जाए तो शुल्क से ही दक्षिणी भाषाओं में शुंक हुआ, जिससे बिगड़कर चुंगी शब्द बना। पाणिनि ने पूर्व के देशों में प्रचलित कुछ करों का उल्लेख किया है जिन्हें कार कहा जाता था। उदाहरण के लिए भेड़ों में प्रत्येक झुंड या रेवड़ पर एक भेड़ चुंगी के रूप में वसूल की जाती थी। कौटिल्य के अनुसार शुक्ल का अधिकारी शुक्लाध्यक्ष था, शुक्ला नहीं शुल्काध्यक्ष था। कौटिल्य के अनुसार शुल्क का अधिकारी शुल्काध्यक्ष था, जिसके लिए उसकी सलाह थी कि शुल्काध्यक्ष एक विशाल शुल्कशाला बनवाए। उसका मुख पूर्व या उत्तर की ओर हो और द्वार के पास ही शुल्कशाला के चिन्ह स्वरूप वह एक झंडा गाड़ दे। शुल्क अध्यक्ष मतलब शुल्क अध्यक्ष द्वारा नियुक्त शुल्क वसूलने वाले 4 या 5 कर्मचारी अपने सामने के साथ आए हुए व्यापारियों के संबंध में समस्त विवरण लिपिबद्ध करें। व्यापारी कौन है, वह कहाँ से आया है, वह बिक्री का कितना सामान लाया है, उसने कहाँ और किस अंतपाल से बड़े विशेष की परिचय विषयक मुद्रा अथवा विज्ञप्ति पत्र प्राप्त किया है और कौन कौन माल मुद्रांकित होकर आया है। जो व्यापारी मुद्रा विहीन सामान लाए हों उन्हें अंतपाल को दे वर्तनी नाम कर दूना दंड दिया जाए। कौटिल्य ने कुछ ऐसी वस्तुओं का उल्लेख किया है जिन पर राज्य की ओर से शुल्क नहीं लिया जाता था। उदाहरण के लिए ऐसी वस्तुओं का विवरण इस प्रकार है। जो वस्तुएं पति के घर से लाया जा रही हो ना, जो वस्तुएं विवाह के कार्य के उपयोग के लिए होती थी, जो नवपरिणीता वधू पिता के घर से पाकर पति के घर ले जा रही होती थी। मतलब विवाह कर अगर किसी के पुत्री को अपने घर ला रहे हैं तो उस पर भी कर नहीं लगता था। अन्य क्षेत्र आदि के लिए जो सामान उपहार स्वरूप मिला रहता था तथा यज्ञ के लिए दही दूध आदि जैसी वस्तुएं लाई गई होती थी। मनु के अनुसार क्रय विक्रय मार्ग भोजन चोरों से रक्षा का व्यय और लाभ को देखकर व्यापारी से कर लिया जाता था। यह कर राजा व्यापारियों के समुचित लाभ और फल को दृष्टि में रखकर लगाता था। यह शुल्क वस्तुओं का 1/6 भाग या 1/10 भाग या 1/15 भाग या 1/20 भाग अथवा 1/25 भाग हो सकता था। पतंजलि के अनुसार राज्य द्वारा व्यापारिक वस्तुओं पर जो कर लगाया जाता था वह शुल्क कहा जाता था। इस कार्य के लिए शुल्कशालाएं होती थी जो संभवतः आज की तरह विभिन्न स्थानों पर कार्यालय के रूप में रहा करती थीं तथा उस मार्ग से आने जाने वाले व्यापारियों को रोक रोक कर उनके सामानों पर शुल्क लगाया करती थीं। शुल्क के अधिकारियों को सौलक्षालिक कहा जाता था। शुल्क प्रदान करने के पश्चात ही किसी वस्तु को अहार्ता प्राप्त होती थी जिसे अवक्रय की संज्ञा दी गई थी। यह अवक्रय राज्य की आय का प्रधान साधन था। वात्स्यायन ने अष्टवर्ग के अंतर्गत पथकर मतलब जल और स्थल दोनों मार्गों को भी स्वीकार किया है। पथकर जिसे पथकर कहते हैं, जल से भी जाने के लिए कर लगाता था और स्थल से भी आने के लिए कर लगता था। मिताक्षरा में स्थल और जल दोनों मार्गों से जाने वाले सामानों पर 2 प्रकार के
शुल्क लगाने की बात कही गई है। धर्म सूत्रों के अनुसार शुल्क प्रायः विक्रय की जाने वाली वस्तु का 1/20 भाग होता था। शुक्र के अनुसार वस्तुओं पर केवल एक बार शुल्क लगता था, कर लगता था, जो वस्तु का 1/16 भाग या 1/20 भाग अथवा 1/32 भाग हो सकता था। जल कर के अभिलेखी प्रमाण भी मिलते हैं। गढ़वाल शासक गोविंद चंद्र के एक अभिलेख से विदित होता है। किसके? गढ़वाल शासक गोविंद चंद्र के एक अभिलेख से विदित होता है कि उस समय जल कर लगता था। सोमदेव ने लिखा है कि पैठा स्थान मतलब बड़ी बड़ी मंडियों में विभिन्न वस्तुएं बेची जाती थी, जिनमें अनेक देशों के व्यापारी भी सम्मिलित होते थे। राज्य की ओर से समुचित शुल्क भी लिया जाता था। हेमचंद्र के मतानुसार माल पर शुल्क मतलब चुंगी लिया जाता था, जो राज्य में स्थापित विभिन्न शुल्कशालाओं से प्राप्त होता था। शुल्क अथवा चुंगी के रूप में प्राप्त होने वाली यह आय सौलशालिक के नाम से जानी जाती थी। शुल्कशाला में नियुक्त अधिकारी को सौलशालिक कर को कहते थे, सौल्कशालिक अधिकारी को कहते थे। हेमचंद्र का अभिमत है कि वणिकों की रक्षा करने के कारण राज्य को शुल्क प्राप्त होता था। वणिकों अर्थात व्यापारियों को। गढ़वाल शासकों के काल में लगने वाला गढ़वाल शासकों के काल में लगने वाला प्रवड़ी कर व्यापारियों से उनके माल पर लिया जाने वाला एक प्रकार का शुल्क ही था। घोषाल ने प्रवड़ी को व्यापारी माना है। मंथन देव के रजोर अभिलेख में वणिक के लिए प्रवड़ी ही कहा गया है। वैसे शुल्क पत्कर के रूप में ही वणिकों से ग्रहण किया जाता था। श्रेणी संगठन का अर्थ उद्भव और उत्कर्ष। पृष्ठ संख्या 638 पर आ गए हम लोग। श्रेणी संगठन का अर्थ उद्भव और उत्कर्ष। श्रेणी संगठन का अर्थ उद्भव और उत्कर्ष। प्राचीन काल में व्यवसायियों और शिल्पकारों ने अपने अपने व्यवसाय और शिल्प को एक निश्चित दिशा में विकसित और सुगठित किया था तथा उसकी सुरक्षा और उन्नति के लिए अपने अपने संगठन बनाए। ऐसे संगठित व्यापारिक समूह को श्रेणी, निगम या निकाय कहा जाता था। भिन्न भिन्न श्रेणियां भिन्न भिन्न व्यापारिक समूहों का प्रतिनिधित्व करती थी। भारत के आर्थिक जीवन को समुन्नत, प्रवर्धित और सुसंपन्न करने में श्रेणी संस्था का अद्वितीय योगदान रहा है। इसके अतिरिक्त इस संस्था का समाज के सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य रहा है। स्वतंत्र और क्रियाशील संस्था के रूप में इसने समाज और देश को समय समय पर गतिशीलता और प्रेरणा प्रदान की, जिससे राष्ट्र का भौतिक और आध्यात्मिक उत्थान हुआ। इस संस्था के अपने अलग अलग नियम थे जो राज्य द्वारा मान्य थे। राजा संघों के नियमों का आदर और सम्मान करता था तथा उनके प्रतिनिधियों को राज्य की प्रशासनिक समिति में सदस्य मनोनीत करता था। प्राचीन साहित्य में श्रेणी के लिए अनेक शब्द प्रयुक्त होते थे, जैसे कुल, उप, निकाय, जाति, भ्रात, संघ, समुदाय, समूह, शंभु, समुत्थान, परिषद, वर्ग, शार्द और निगम। इस प्रकार की व्यापारिक संस्था का उदय पूर्व वैदिक युग में ही हो चुका था। ऋग्वेद में श्रेणी के लिए कहा गया है कि वह हंसों की तरह समूह में कार्य करती थी। वस्तुतः श्रेणी संस्था का समस्त आर्थिक कार्य उसके समूह के माध्यम से होता था। परी जैसे व्यापारियों का भी
उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है, जो सुरक्षा को ध्यान में रखकर समूह में व्यापार के लिए जाते थे। सृष्टि और गण जैसे शब्दों का भी उल्लेख वैदिक ग्रंथों में हुआ है, जो क्रमशः श्रेणी के मुखिया और नैगम संगठन की ओर इंगित करते हैं। सहयोग और सहकारिता के आधार पर वैश्य अर्थार्जन करते थे, इसलिए उन्हें गणशः भी कहा गया था। स्पष्ट है कि प्रत्येक निगम अथवा श्रेणी का एक प्रधान अथवा अध्यक्ष होता था, जिसे बौद्ध साहित्य में प्रमुख अथवा ज्येष्ठक कहा जाता था। श्रेणी का मुखिया अथवा प्रधान निश्चय ही श्रेष्ठी या श्रेष्ठ के नाम से ख्यात था। कौटिल्य ने शिल्पकारों के समूह को श्रेणी कहा है। उसने कृषि, व्यापार और सैन्य कार्य करने वाले लोगों की सहकारी संस्था को भी श्रेणी कहा है। और मनु पर भाष्य करते हुए मेघातीत का कथन है कि वेद, यज्ञ, ब्राह्मण, वणिक, शिल्पकार आदि के संग ही श्रेणी है। मिताक्षरा के अनुसार भिन्न जाति के लोगों का भिन्न संगठन श्रेणी तथा जो अपनी किसी एक वस्तु का विक्रय करता था। इस प्रकार श्रेणी संगठन में नाना जाति के लोग भिन्न भिन्न शिल्पों से संबंधित थे। वीर मित्रोदय में भी एक शिल्प पर जीवन यापन करने वाले वर्ग के संगठन को श्रेणी की संज्ञा दी गई है। नारद के अनुसार व्यवसायियों की सहकारी संस्था श्रेणी थी। महाभारत में श्रेणी का प्रयोग व्यापारियों के संगठन के अर्थ में किया गया है। पुग का सर्वप्रथम उल्लेख कौशितकी ब्राह्मण में हुआ है, जहां रुद्र को पुग कहा जाता था, मतलब रुद्र को पुग कहा गया है। बौद्ध साहित्य में भी पुग शब्द का व्यवहार सहकारी संघ के अर्थ में हुआ है। पाणिनि ने पुग, गण और संघ का एक साथ उल्लेख किया है। वीरमुत्रोदय में हाथी और अश्व पर चढ़ने वाले लोगों के समूह को भी पुग कहा गया है। याज्ञवल्क्य ने भी पुग का उल्लेख किया है, जिसका भाष्य करते हुए मिताक्षरा का कहना है कि विभिन्न वृत्तियां अपनाकर एक ही नगर अथवा ग्राम में निवास करने वाले विभिन्न जाति के लोगों का वर्ग पुग होता था, मतलब पुग था। कात्यायन के अनुसार वर्णिकों के समूह को पुग कहा जाता था, अतः विभिन्न वृत्तियों को अभिव्यक्त करने वाली पुग अथवा श्रेणी संस्थाएं जाति पाति और ऊंच नीच के बंधन से रहित होकर एक ही ग्राम तथा नगर में निवास करती थी और अपने हितों की सुरक्षा स्वयं करती थी। वह भावना हिंदू सामाजिक संस्था को लचीला और सहिष्णु आधार व्यक्त करती थी। इस प्रकार समाज में धीरे धीरे विभिन्न व्यवसायियों और शिल्पियों का विकास होने लगा। फलतः उनके अलग अलग स्वतंत्र संगठन बनने लगे, जो उनके सामूहिक हित के साथ साथ व्यक्तिगत हित की भी देख रेख करते थे। नागरिक जीवन के विकास के साथ व्यवसायी और शिल्प भी ग्राम से नगर की ओर आए तथा अपनी सुविधा को दृष्टि में रखकर उन्होंने अपने अपने व्यवसायों और शिल्पों का गठन किया। इस प्रकार समाज में विभिन्न व्यवसाय और शिल्प से संबंधित विभिन्न संगठित समूह बन गए, जिनका सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन के निर्माण में अभूतपूर्व योग था। बौद्ध साहित्य में अनेक व्यवसायों और शिल्पों से संबंधित अनेक संगठनों का उल्लेख हुआ है। ऐसे व्यवसायिक संगठन को निगम, संघ, पुग, श्रेणी मतलब श्रेष्ठी और गण कहा जाता था। प्रारंभ में जब व्यवसाय प्रारंभ हुआ तब उसका कोई संगठित स्वरूप नहीं था, किंतु सुविधाओं और हितों को ध्यान में रखकर व्यवसायगत स्वतंत्र संगठनों का प्रभाव बढ़ने लगा तथा सदस्यों के पारस्परिक वाद विवाद भी आपस में सुलझने लगे। इस प्रकार की
संगठनात्मक संस्थाएं पूर्ण रूपेण अधिकार संपन्न होने लगी। शिल्पी व्यक्तियों द्वारा दुष्कार्य किए जाने पर उन्हें अपदस्थ करने का अधिकार भी संगठन के पास था। वे अपने विवादों को स्वयं निपटा लेते थे। जातकों तथा अन्य साहित्य में अनेक वृत्तियां अपनाने वाली सृष्टियों का वर्णन है, जिनकी संख्या 18 या उससे भी अधिक मानी जाती है। पहला बढ़ई, लकड़ी के काम करने वाला। दूसरा स्वर्णकार, सोने चांदी आदि धातुओं का कार्य करने वाला। तीसरा जो पत्थर का काम करने वाला। चौथा चर्मकार, चमड़े का काम करने वाला। पांचवा दंतकार अथवा दांत, हाथी के दांत का कार्य करने वाला। उदयंत्रिक मतलब पंचक्की चलाने वाले। उदयंत्रिक मतलब पंचक्की चलाने वाले। वंशकर मतलब बांस का काम करने वाला। वंशकर मतलब बांस का कार्य करने वाला। कसकर ठठेरे, ठीक। रत्नकार जौहरी। बुनकर कुम्हार, तिल पीसक तेली जिसे कहते हैं। डलिया बनाने वाले 13वां। 14वां है रंगरेज। 15वां है चित्रकार। 16वां है धान्यिक मतलब धान्य के व्यापारी। 17वां कृषक। 18वां मछुए। 19वां कसाई। 20वां नाई। 21वां माली मतलब मालाकर। 22वां नाविक। 23वां चरवाहे। 24वां सार्थ सहित व्यापारी। 25वां डाकू तथा लुटेरे। 26वां जो है वन आच्छरी, सार्थों की रक्षा करने वाले। 27वां महाजन आदि। श्रेष्ठी प्रमुख को ज्येष्ठ मतलब ज्येष्ठ की संज्ञा दी गई है। जेठ मतलब ज्येष्ठ की संज्ञा दी गई। कम्माकार, कम्मकार ज्येष्ठक। मालाकार ज्येष्ठक। वड्ढढक्की ज्येष्ठक आदि अलग अलग शिल्प संगठनों के प्रमुख होते थे। श्रेष्ठी, श्रेष्ठी का अर्थ भी श्रेष्ठ था। सबसे बड़ा और प्रमुख महाश्रेष्ठी, उससे छोटा अनुश्रेष्ठी, उससे छोटा उत्तर श्रेष्ठी। जो व्यापारी वर्ग में श्रेष्ठ था वही संभवतः श्रेष्ठी कहा जाता था। श्रेष्ठी की अनुपस्थिति में अनुश्रेष्ठी संघ के कार्यों को देखता था। श्रेष्ठी के पद प्राय पद कुल क्रमागत होते थे। समाज और राज्य में उनकी प्रतिष्ठा थी। कभी कभी राजकुमार और श्रेष्ठी पुत्र एक साथ शिक्षा ग्रहण करते थे। 58 जातक में इस बात का उल्लेख है कि बनारस का राजकुमार और श्रेष्ठी पुत्र गुरुकुल में एक साथ अध्ययन करते थे। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कभी कभी श्रेष्ठी पुत्र तक्षशिला विश्वविद्यालय भेजे जाते थे। श्रेष्ठी प्रायः बहुत धनी हुआ करते थे। जातकों में 80 करोड़ की संपत्ति, असीमित कोटि विभव वाले श्रेष्ठी का वर्णन हुआ है। श्रेष्ठी का संगठन और उसका संवैधानिक रूप। श्रेष्ठी का संगठन और उसका संवैधानिक रूप। प्राचीन काल से श्रेष्ठियों का लोकतांत्रिक आधार पर विकास हुआ था, जिससे धीरे धीरे उनका स्वरूप अपना स्वतंत्र विधान बन गया। वे अपने ऐसे संविधान या नियम का अनुसरण करते थे। बौद्ध साहित्य से वणिक समुदाय और श्रेष्ठी संगठन पर प्रकाश पड़ता है। श्रेष्ठी अपने समुदाय और राज्य के लिए अनेक कार्य करता था। राज्य के विभिन्न कार्यों के साथ साथ वह व्यवसायगत और शिल्पगत समस्याओं में राजा को सलाह देता था। यही नहीं, समय समय पर आपत्ति के समय वह राजा की आर्थिक मदद भी करता था। महावज्ञ में उल्लिखित है कि राजगृह का श्रेष्ठी वहां के शासक और व्यापारिक समुदाय को सर्वदा सहायता और सहयोग प्रदान किया करता था। बृहस्पति स्मृति से विदित होता है कि श्रेष्ठी संगठन की एक प्रबंधकारी समिति होती थी, जिसमें 5, 3 या 2 सदस्य होते थे। उस समिति का एक प्रधान अथवा अध्यक्ष होता था। प्रबंध समिति के सदस्य कार्य निपुण, सत्यनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ, ज्ञाता योग्य और उच्च कुल के होते थे। ऐसी भी व्यवस्था की गई थी कि अगर श्रेष्ठी संगठन का कोई व्यक्ति
सक्षम होते हुए भी अपने कार्य संपन्न नहीं करता था तो उसे नगर से निष्कासित कर दिया जाता था। यदि वह अपने सहायकों के साथ लापरवाही से कार्य करता था तो उस पर 6 निक्स या 4 सुवर्ण दंड लगता था। संगठन के सुनिश्चित नियमों का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति को प्रतिताड़ित भी करता था। संगठन के सुनिश्चित नियमों का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति को नीचे आ गए एक पैराग्राफ। संगठन के सुनिश्चित नियमों का उल्लंघन करने वाले नगर से निकाल दिए जाने के लिए बाध्य होता था। प्रबंधकारी कभी कभी गलत कार्य करने वाला व्यक्ति को प्रताड़ित भी करता था। इस संबंध में बृहस्पति का कथन है कि इन लोगों मतलब परिषदों के प्रमुखों द्वारा दूसरों लोगों को प्रति कड़ा या मृदुल जो भी व्यवहार नियमानुसार किया जाए उसे राजा भी अनुमोदित करे, क्योंकि ये लोग विधानों के अधिकारी के रूप में प्रख्यात होते हैं। किंतु विशेष स्थिति में राजा हस्तक्षेप कर सकता था। संस्था के किसी सदस्य द्वारा संगठन को हानि पहुंचाने के उपक्रम पर राजा उस सदस्य को दंड देता था। स्पष्ट है कि संगठन का प्रत्येक व्यक्ति अपनी शिकायत राजा के सम्मुख रख सकता था। यह राजा के ऊपर निर्भर करता था कि वह सोच विचार का यथोचित निर्णय दे। किंतु राजा का यह हस्तक्षेप विवाद अथवा मतभेद उत्पन्न होने की स्थिति में ही था, नहीं तो संगठन पूर्ण रूप से स्वतंत्र संस्था था जो स्वच्छंद होकर श्रेणी के हित को ध्यान में रखकर कार्य करता था। संगठन की कार्य प्रणाली को संचालित करने के लिए एक कार्यशाला होता था जहां यदा कदा सदस्य सम्मिलित होकर अपने विचारों का आदान प्रदान किया करते थे। संगठन की बैठकें सुविधानुसार भिन्न भिन्न स्थानों पर ही आयोजित की जाती थी। संगठनों के नियमों को मान्यता देता हुआ राजा उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता था। सदस्यगण प्रायः इकट्ठे होकर सर्वमान्य विषयों पर विचार विमर्श करते थे। विचार व्यक्त करते समय अगर कोई युक्ति संगत कथन के लिए हानि पहुंचाता था, वक्ता के बोलने पर रुकावट डालता था अथवा अनुचित बात कहता था तो उसे पूर्व साहस दंड मिलता था। संगठन की समस्त आय सदस्यों में समान रूप से वितरित की जाती थी। यदि प्रबंधकारी ऋण में प्राप्त धन को श्रेणी के हित में न व्यक्त करके निजी कार्यों में व्यक्त किया जाता था तो वह धनराशि उसे लौटानी पड़ती थी। श्रेष्ठी की साधारण सभा पुराने सदस्यों को हटाकर नए सदस्यों को चुन सकती थी तथा नया सदस्य तत्काल कार्यभार संभाल लेता था। जो सदस्य हटा दिया जाता था वह श्रेष्ठी के उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाता था। कोई भी सदस्य स्वेच्छा या अपनी सदस्यता से त्याग पत्र दे सकता था। कभी कभी श्रेष्ठी संगठन में 500 से भी अधिक सदस्य होते थे। श्रेष्ठी संगठन के विविध कार्य श्रेष्ठी संगठन के विविध कार्य श्रेष्ठी संगठनों के विभिन्न कार्य होते थे। न्यायालयों के संगठन में श्रेष्ठी का प्रतिनिधित्व होता था तथा एक संगठन के रूप में उसे मान्यता प्राप्त थी। खेत भूमि उदान आदि से संबंधित विवादों में उसके न्यायालय में प्रतिनिधित्व करते थे। खेत बगीचे के रूप में श्रेष्ठी की अचल संपत्ति होती थी। प्रबंधकारी और सदस्य श्रेणी से ऋण ले सकते थे जिसे उचित समय पर वे अपनी श्रेणी को लौटा देते थे। श्रेणी की ओर से दान धर्म के अंतर्गत ब्राह्मणों को दान तथा मंदिरों का निर्माण किया जाता था। श्रेणी के कर्तव्य अत्यंत महत्वपूर्ण थे। श्रेणी के जो कर्तव्य थे अत्यंत महत्वपूर्ण थे, जो समाज और देश के उत्थान में प्रधान तत्व थे। वह अपने पृथक नियम बनाती थी जिसका उल्लंघन राजद्रोह माना जाता था। उसके प्रतिनिधि उसके नाम पर न्यायालय संबंधित कार्य संपन्न करते थे जहां उसका बहुत सम्मान था। अत्यंत चरित्रवान कार्य चिंतक और शुद्ध व्यक्ति ही प्रबंधकारी होता था जो संस्था के सदस्यों की कार्यप्रणाली
की देखभाल करता था। अवमानना करने वाले सदस्यों को वह दंड देता था, किंतु इसका वह अर्थ नहीं कि वह निरंकुश था, बल्कि वह समिति के माध्यम से संगठन के नियमों को पारित करता था। श्रेणी का प्रधान समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता था। श्रेणी संगठन आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक संपन्न रहते थे, इसलिए उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के सामाजिक और धार्मिक कार्य संपन्न किए जाते थे, जो समाज और देश दोनों के हित में होते थे। जन कल्याणकारी, धार्मिक, आर्थिक, वैधानिक, सैद्धांतिक और सैनिक आदि विभिन्न कार्य उनके द्वारा होते थे। श्रेणियों से राजकीय कोष को प्रभुत आय होती थी। विपत्ति और संकट के समय राज्य को इन श्रेणियों से ऋण भी होता था। विश्राम गृह, पंथशाला, सभागृह आदि विभिन्न प्रकार के जन कल्याणकारी कार्य श्रेष्ठी संगठनों द्वारा देश के विभिन्न स्थानों पर संपन्न कराए जाते थे। इनके द्वारा दीन दुखियों और निर्धनों को सहायता भी प्रदान की जाती थी। दुर्भिक्ष में पीड़ितों की रक्षा करना भी इनका कर्तव्य था। श्रेणियों द्वारा जन कल्याण किए जाने के अनेक अभिलेख मिलते हैं। मंदसौर अभिलेख से ज्ञात होता है कि अन्य विक्रेताओं की श्रेणी द्वारा हौज का निर्माण कराया गया था। समय समय पर ये श्रेणियां सामाजिक और धार्मिक कार्यों के लिए दान दिया करती थीं। प्राचीन काल में श्रेणियों ने धर्म संबंधित अनेक निर्माण कार्य किए। बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म के अनेक मंदिर और देवताओं की प्रतिमाएं इन संगठनों के निर्देश पर निर्मित की गई। इस संबंध में बौद्ध, जैन और हिंदू साहित्य से विपुल प्रमाण मिलते हैं। यही नहीं, इस संबंध में कतिपय अभिलेख भी प्राप्त होते हैं। मंदसौर अभिलेख में उल्लिखित है कि रेशम के व्यापारियों ने सूर्य का एक भव्य मंदिर निर्मित करवाया तथा कालांतर में उसके भग्न होने पर पुनः उसी श्रेणी ने उसकी मरम्मत भी कराई थी। 1877 ईस्वी के ग्वालियर अभिलेख से ज्ञात होता है कि मंदिर के लिए टैलिक श्रेणी ने मतलब तेल और मालिक श्रेणी ने माला प्रदान करने के स्वीकृति दी थी। जुन्नार के एक अभिलेख का वर्णन है कि अनाज व्यापारियों ने एक गुफा और एक कुंड दान में प्रदान किया था। व्यापारिक श्रेणियां कभी कभी अपनी मुद्राएं भी चलाती थी। इलाहाबाद के सहजाति नामक एक प्राचीन टीले की खुदाई से मौर्यकालीन एक मुद्रा मिली है, जिस पर प्राकृत में सहीजीतीय निगमस उत्कीर्ण है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह मुद्रा सहजाति निगम की थी। ऐसा लगता है कि इसके निकट सहजाति नामक कोई नगर रहा होगा और उसी स्थान के व्यापारी संगठन ने यह मुद्रा प्रचलित की होगी। तक्षशिला से प्राप्त 3री सदी ईस्वी की मुद्राओं पर नैगम अंकित है, जो उनकी महत्वपूर्ण स्थिति का भान कराता है। मुद्राओं के अतिरिक्त मोहरों का भी वे प्रचलन करती थी। नालंदा, कौशाम्बी और वैशाली मतलब वसाड़ से प्राप्त मोहरें उनकी नैगम व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत करती हैं। इनसे स्पष्ट होता है कि कुमारामात्य और नगर श्रेष्ठी की तरह सातवाह और निगम भी अपनी मोहरें प्रचलित करते थे। उस समय व्यापारियों के बड़े बड़े संघ भी होते थे। श्रेणियां अथवा निगम बैंक के रूप में भी कार्य करती थी। वे लोगों को ऋण भी देती थीं और ब्याज के साथ दिए गए ऋण वसूल करती थीं। कुमार संभव और शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम में भी निगमों की बैंक प्रणाली का संदर्भ मिलता है। इस विषय पर अनेक अभिलेख भी प्रकाश डालते हैं। 120 ईस्वी के नासिक अभिलेख से प्राप्त होता है कि शक शासक नहपान के जमाता उस वदात ने गोवर्धन
की विधाओं की एक श्रेणी में 2000 कर सापड़ और दूसरी में 1000 क्रमशः 12 और 9% ब्याज की दर से जमा कराया था। नासिक के ही तीसरी सदी के एक लेख में वर्णित है कि एक श्रेष्ठी ने कुछ धन जमा किया था, जिसके ब्याज से संघाराम में निवास करने वाले रोगियों की औषधि आदि की व्यवस्था की गई थी। कुमार गुप्त प्रथम के काल के मंदसौर अभिलेख से विदित होता है कि रेशम के व्यापारियों ने सूर्य मंदिर का निर्माण कराया। देख रहे हैं ना, रेशम के व्यापारियों ने सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था, जो कुमार गुप्त प्रथम का काल में। ये श्रेणियां बाजारों में क्रय विक्रय की वस्तुओं के मूल्यों पर दृष्टि रखती थी तथा अधिक लाभ लेने वालों को नियंत्रित करती थी। आंतरिक और बाह्य व्यापार की भी देख रेख इनके द्वारा होती थी। श्रेणियों के सदस्य संघों के अनुरूप दूर दूर तक जाते थे और अपने संघ के व्यवसायिक लाभ में सहयोग प्रदान करते थे। श्रेणियों की समाज में वैधानिक और न्यायिक प्रतिष्ठा भी थी, जो निरंतर बढ़ती गई। प्रत्येक संगठन के अपने अलग अलग नियम बनते थे, जो तत्व संघ के सदस्यों द्वारा अनुपालित किए जाते थे। उनके ये विधान उनके आचार विचार और रीति रिवाज से प्रभावित होते थे। श्रेणियों के ऐसे विधान को गौतम ने समर्थित किया है। अर्थशास्त्र में उल्लिखित है कि लेखाध्यक्ष नामक अधिकारी रजिस्टरों में निगमों की प्रथाओं आदि का विवरण रखता था। श्रेणियां न्यायालय के रूप में अपने सदस्यों का पर अंकुश रखती थी। नारद के अनुसार श्रेणी का 4 सामान्य न्यायालयों में दूसरा स्थान था। श्रेणियों की शक्ति के बढ़ने और समाज में उनका विस्तार होने पर उनकी सैन्य व्यवस्था का स्वरूप भी विकसित हुआ। कालांतर में उन्हें सेना रखने की अनुमति भी प्राप्त हो गई। कम्बोज और सौराष्ट्र प्रदेशों में क्षत्रियों की श्रेणियां थी। कौटिल्य ने श्रेणी बल का उल्लेख करते हुए उनकी शक्ति की चर्चा की है। बृहस्पति और याज्ञवल्क्य जैसे धर्मशास्त्रकारों ने भी श्रेणियों की सैनिक शक्ति का संदर्भ दिया है। रामायण में सयोधय श्रेणी का उल्लेख हुआ है। महाभारत में भी श्रेणी बल का संदर्भ मिलता है। मंदसौर अभिलेख से विदित होता है कि रेशम बुनने वाले श्रेणी के लोग धनुर्विद्या में पारंगत होकर अच्छे योद्धा के रूप में प्रतिष्ठित हुए थे। स्पष्ट है कि श्रेणियों की अपनी सैन्य व्यवस्था थी, जिसके आधार पर वे अपनी सुरक्षा करती थीं और समय पड़ने पर राज्य की भी सहायता करती थी। इस प्रकार प्यारे साथियों, हम लोगों ने 552 से लेकर 644 तक अध्ययन किया प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास। शुरू से अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत आत्मीय धन्यवाद। और हाँ, ये 4 खंड में जो वीडियो बनाए इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। आप लोग वहां से जाकर चारों एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए।